ठीक है, ये आर नॉट जो था वो हमने आपको ये बताया था कि सपोज अगर ये कैथोड रेज है या ये कोई भी रे है और ये हमारा न्यूक्लियस है, ये थी हमारी अल्फा रेज, तो जब ये हमारी अल्फा रेज इधर से आते हुए यहाँ तक आएगी तो ये न्यूक्लियस के पास इस वाली पोजीशन में नहीं जाएगी, ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए आएगी और न्यूक्लियस के कुछ डिस्टेंस के बाद ये वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज जब होंगे तो वो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कभी कोलाइड कर नहीं सकते। सो अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये रे हमारी यहाँ से यहाँ तक आएगी। जब ये रे हमारी यहाँ से यहाँ तक चलते हुए आ रही है, दिस इज द मोशन पोजिशन, ठीक है। when this ray is in the motion position then which kind of energy is this rays have? जब ये ट्रेवल करते हुए, ठीक है, when this is coming close to the nucleus, so at that time इसके पास जो एनर्जी होगी ना इस कंडीशन में वो काइनेटिक एनर्जी होगी। नाउ जब ये यहाँ पे आएगी, रुकेगी फॉर अ व्हाइल, तो इस टाइम जो इसके पास एनर्जी होगी वो कौन सी हो जाएगी? पोटेंशियल, और फिर ये वापस होगी, ठीक है, एंड देन अगेन ये एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक। तो अगर हम मान ली कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी रे आई है यहाँ पे, तो जब ये रे ट्रेवल करते हुए आ रही है तो इस टाइम इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, व्हेन दिस इज कमिंग अक्रॉस टू दिस। और उसके बाद जब ये बहुत क्लोज आ जाएगी, मींस जहां से इसको वापस होना है, इस टाइम इसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड जब ये इस वाली स्टेज पे होगी कि यहां से आने के बाद इसको वापस होना है, तो इस टाइम इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक्चुअली वही पोटेंशियल एनर्जी तो न्यूक्लियस के पास होगी, क्योंकि अगर ये है इसके पास अपना फोर्स है एंड इसने इसको रिपेल किया है तो दोनों की एनर्जी सेम होगी, तभी तो ये वापस होगी। अदरवाइज अगर इसकी एनर्जी ज्यादा होती तो ये पहले ही वापस हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन दिस रे इज कमिंग क्लोज टू दिस, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल एनर्जी में। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट की कैसी होगी? सेम होगी। सो व्हेन वी से दैट कि जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ठीक है, एट दिस कंडीशन, ठीक है, एट दिस पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल converted to converted to potential energy which is equal to potential energy of nucleus, right? कोई समस्या यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं अभी। किसी को भी कोई समस्या हो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो रुकेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। सिंस यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? चार्ज की। तो जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट दिस स्टेज, वो कितनी होगी आपकी? ऑफ एम वी स्क्वायर, एज यूजुअल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारा होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी Q1 Q2 अपॉन आर। ये फॉर्मूला कहां से आता है? मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज निगेटिव होगा, सो इस पॉजिटिव वाले के पास आप मान लीजिए Q1 चार्ज है और इस निगेटिव वाले के पास मान लीजिए Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इन दोनों के चार्ज के मल्टीप्लिकेशन, दैट इज Q1 Q2, और इन दोनों की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा इनके बीच का क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दैट इज जब किसी भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स, बीच में फोर्स होगा,
तो वो उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर हम एक कांस्टेंट लाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला जो आप फिजिक्स में डेरिवेशन में पढ़ेंगे, Q1 Q2 अपॉन आर। नाउ यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके पास प्रोटॉन है और रेस के पास जो पार्टिकल है उसके पास भी वही चार्ज है। सो एक्चुअली ये Q1 Q2 ना होकर के इन केस ऑफ न्यूक्लियस ये दोनों के पास वही चार्ज हो जाएगा जो न्यूक्लियस के पास है और जो रेस के पास है, दोनों चार्ज सेम होंगे, राइट। क्योंकि दोनों के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। तो जो चार्ज इसके पास होगा वही चार्ज इसके पास होगा। वी कैन रिप्रेजेंट बोथ बाय E एंड A। सो Q1 Q2 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर सेम। अब ये E स्क्वायर तब है जब दोनों के पास एक ही एक प्रोटॉन हो। अगर किसी के पास एक से ज्यादा है तो हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं Z, दैट इज एटॉमिक नंबर, यानी किसी का अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो उसके पास प्रोटॉन भी 10 होगा और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है, देखिए सपोज कि ये पर्सन जो है वो, ये पर्सन जो है वो इस पर्सन के साथ अट्रैक्शन फोर्स में है, ठीक है। तो अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है या वॉट एवर आप इसको बोल सकते हो कि ये जो एक्स पर्सन है वो वाई पर्सन को लाइक करता है, ठीक है। तो जब ये पर्सन इन पर्सन के लाइक पोजीशन में है और मान ले कि पहली पोजीशन व्हेन द अट्रैक्शन स्टार्टेड समवन पास्ड नियर बाय यू, ठीक है, हमारी आंखों का आंखों से मिलन हुआ और दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुआ। नाउ अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुआ है तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पास आएंगे। और अगर दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं हुआ तो ये जाएगा अपने रास्ते और ये जाएगा अपने रास्ते, ठीक है। अब इनके बीच में जितना जितना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच की डिस्टेंस या इनके बीच की दूरियां कम होती जाएंगी, हाँ या ना, ठीक है। अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत अच्छा है तो फिर तो दूरियां मैटर ही नहीं करती, ठीक है। तो अब अट्रैक्शन फोर्स किसका है, इधर का और इधर का। तो अट्रैक्शन फोर्स किसका है, इसका और इसका। और ऑब्वियसली एक तरफा प्यार थोड़ी ना, ये तो दोनों साइड वाले एक तरफा होता तो काम थोड़ी ना चलता। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो दोनों साइड से, इसलिए यहाँ पर भी सिमिलर केस में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, राइट। जब अट्रैक्शन फोर्स दोनों पे डिपेंड करेगा और दोनों चाहेंगे यानी दोनों की विल है तभी तो अट्रैक्शन फोर्स आगे कैरी होगा। इसलिए यहाँ का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो भी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। और डिस्टेंस की कैसा रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये तो तब बात है जब आपने एक पेयर लिया। अगर हम यहाँ पर दो पेयर ले लें तो ऑब्वियसली अब इन दोनों को जब आप एक साथ बोलेंगे और दोनों का हम मान लें कि अट्रैक्शन फोर्स एक ही जैसा है तो दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जब हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे 2 लेके आएंगे क्योंकि हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अगर हमारे पास ऐसे ही 3 पेयर हो जाए, अट्रैक्शन फोर्स अभी भी वही है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स पेयर हो जाए तो हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इन केस ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, जेड पे, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड से। जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो ये स्क्वायर हो गया। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 3 हो गया इसका मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन यानी 3 पेयर बनेंगे। किसी का एटॉमिक नंबर 10 हो गया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन तो 10 पेयर बनेंगे। नाउ दिस अट्रैक्शन फोर्स इज क्लियर। इस अट्रैक्शन फोर्स से कोई समस्या है, समस्या, ठीक है। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो डायरेक्टली क्या होगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर फॉर एटम
ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये ये वाली वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। Q1 Q2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन आर, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ई इज चार्ज, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ कम बैक टू योर पॉइंट। क्या है, देखिए, द काइनेटिक एनर्जी of the alpha particle is converted to the potential energy and which is equal to the potential energy of nucleus। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी हम हाफ एम बी स्क्वायर लिखे हैं, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा जब ये वाली पोजीशन आएगी, एकदम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। तो जब ये इक्वल हो जाएगी तो हम इस आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर नॉट से, एंड आर नॉट हियर इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो वी कैन राइट फ्रॉम 1 एंड 2, हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से that half mv square is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught z square upon r naught। तो r naught निकालने का फॉर्मूला कैसे लाएंगे, r naught को इधर ले आइए, 2 को इधर ले जाइए। जब हम 2 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो जब हम 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर से आ जाएगा आपके पास mv स्क्वायर, 2 2 जा 4। सो आर नॉट बचेगा क्या आपका, जेड स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mv स्क्वायर, ठीक है। मेन फॉर्मूला तो ये रखना है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, बाकी आर नॉट इक्वल टू में सॉल्व करके हमें ये लिख देना है। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से देखिए, शॉर्ट में इसको रिवाइज मारते हैं। जब कोई भी कैथोड रेज या कोई भी अल्फा पार्टिकल हमारे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, तो वो एक डिस्टेंस तक आने के बाद वापस हो जाएगा। जिस डिस्टेंस तक वो आ सकता था, वो डिस्टेंस क्या हो गया, उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी मिनिमम डिस्टेंस जो अभी कवर करने को रह गया। तो जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करने को रह गई है, वो क्या हो गई आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज आर नॉट। जब ये आर नॉट वाली कंडीशन एग्जिस्ट होगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो सारी काइनेटिक एनर्जी आकर के फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि अब दोनों जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, राइट। जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी में गया, और जब पोटेंशियल एनर्जी आई तो वो पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r, इन केस ऑफ एटम Z स्क्वायर अपॉन r नॉट। सिंस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगी तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट। इतना क्लियर हुआ? कोई समझ बताए? हाँ, केवल आर नॉट लिखेंगे इसमें, ठीक है। वैसे होता तो आर नॉट स्क्वायर है, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे केवल आर नॉट, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द जो मेन फॉर्मूला है ना, वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लिखिए इसकी थ्योरी। अब ऑब्जर्वेशन वाली हेडिंग चल रही थी ना, लिखिए इसकी थ्योरी। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, मोस्ट ऑफ द रेज, मोस्ट ऑफ द रेज RAYS most of the rays passed straight through the atom, most of the rays passed straight through the atom, most of the rays passed straight through the atom
That means most of the rays passed straight through the atom. That means most part of the atom is empty. Most of the rays passed straight through the atom. Most of the rays passed straight through the atom, hence most part of the atom is empty. Hence most of the part of the atom is empty. हो गया पहला पार्ट. सेकेंड लिखिए. Some rays are deflected at very minute angle. Some rays are deflected at very minute angle. This shows there is a positive charge at the center. This shows there is a positive charge at the center, which is very small in magnitude. There is a positive charge at the center, which is very small in the magnitude, and it is called nucleus. And it is called nucleus. ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से आपका मेंस और नेट में क्वेश्चन आ जाता है, तो कायदे से तैयार करिएगा. पूछा है उन्होंने एक बार कि न्यूक्लियस जो है वो कौन सी किस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ है, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. There is a positive charge at the center, which is very minute, and it is called nucleus. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. The ray which strike at the center, the ray which strike at the center bounce back on its own path. The ray which strike at the center bounce back on its own path. The ray which strike at the center bounce back on its own path. The ray which strike at the center bounce back on its own path. It indicate that the positive charge is present at the center. This indicate that the positive charge is present at the center. This indicate that the positive charge is present at the center. This indicate that the positive charge is present at the center. इसी में आगे लिखिए. The distance remaining between the ray and the nucleus. The distance remaining between the ray and the nucleus the distance remaining between the ray and the nucleus
which is still to be covered, which is still to be covered, the distance between the ray and the nucleus, the distance between the ray and the nucleus, which is still to be covered, the distance between the ray and the nucleus, which is still to be covered, is called distance of closest approach. The distance between the ray and the nucleus, which is still to be covered, is called the distance of closest approach and denoted by R naught, and denoted by R naught. ठीक है, and denoted by R naught. हो गया इतना? अब जितना बोर्ड पे है वो पूरा छाप लीजिए. डिट्टो. हो जाए तब बता दीजिएगा. हो गया सबका?
हो गया भाई? अब अभी भी रह गया कोई? बाय पुटिंग द वैल्यू, देखिए अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो आपकी 9 × 10 पावर सॉरी, जो आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू है वो 9 × 10 पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर है। ये वैल्यू फिक्स है। अगर हम एसआई यूनिट ऑफ लेते हैं, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में अलग है। तो जब हमने सारी वैल्यूज पुट की तो आर नॉट की वैल्यू जो है वो हमें मिलती है 10 पावर-14 सेंटीमीटर। एंड ये जो आर नॉट की वैल्यू आपको मिलती है 10 पावर-14 सेंटीमीटर, इसी को हम मानते हैं क्या? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। दिस डेटा यू हैव टू मेमोराइज कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो आपका कितना आता है? 10 पावर-14 सेंटीमीटर। ठीक है। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन हम लोग रेडियस ऑफ एटम भी निकालते हैं। एंड दिस रेडियस ऑफ एटम आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.33 इंटू 10 पावर-13 क्यूब रूट ऑफ ए। ठीक है, वेर ए इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर हमें किसी का एटॉमिक नंबर पता है कि ये वैल्यू है तो हम उसकी रेडियस यानी 8 निकाल सकते हैं। नाउ एटम को हमने कैसा मान रखा है? स्फेरिकल। और अगर हमें उसकी आर की वैल्यू पता है तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा? बता सकता है भाई कोई? अगर एटम हमारा स्फेरिकल 4/3 पाई r क्यूब, वेरी गुड। तो जो वॉल्यूम ऑफ एटम आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 4/3 पाई r क्यूब। बट इसका जो एरिया हम लेंगे, एरिया हम इसका सर्किल वाला लेंगे, दैट इज पाई r स्क्वायर। ठीक है, छाप लीजिए सारे फॉर्मूले। इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे एंड दीज टॉपिक्स आर स्पेशली फॉर इफ यू आर गोइंग फॉर नीट और जे एग्जाम, नॉट फॉर योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इनके क्वेश्चंस आपको उधर मिल सकते हैं और या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे। छाप लीजिए सारे, और किसी फॉर्मूले से कोई दिक्कत हो तो बताइए। द रिलेटेबल क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि किसी रेडियस को हमने x माना, दूसरे एटम की रेडियस को हमने y माना, तो x और y का रेशियो बताइए। तो हमें x और y के रेशियो को उसके एरिया या वॉल्यूम वाले से रख के निकाल देना है। इरेज करें। छाप ले ये पूरा। रह गया किसी का? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये होगा हमारा k/12 mv² और इसका स्क्वायर। k जो है वो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी जो अल्फा पार्टिकल हमारा यहाँ से निकल के गोल्ड फाइल से पास होकर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे सेंटिलेशन बना रहा था, तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास होकर यहाँ पर सेंटिलेशन बनाएगा तो इस अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल फॉर्मूला। ठीक है, डू मेमोराइज दिस आल्सो एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग,
एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड में क्या रहेगा देखिए भाई, पहला वाला आपने छापी लिया होगा। ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड में क्या है कि ये थॉमसन मॉडल को डिट्टो कैरी करते हैं कि एटम जो है वो हमारा कैसा है, इनके मॉडल के अकॉर्डिंग भी एटम जो है वो हमारा स्फेरिकली होगा, लेकिन एक डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस जो है वो क्या है आपका, इन्होंने इन्वेंट किया है कि अगर हमारा एटम जो है वो स्फेरिकल है, तो इन्होंने खुद इन्वेंट करा है इसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज है, थॉमसन मॉडल में क्या था कि ये पॉजिटिव चार्ज हमारा पूरे पे स्प्रेड था, पूरे पे स्प्रेडेड था, किधर भी जाइए आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारा सेंटर में है, एंड इस सेंटर वाले पॉइंट को ये क्या बोलते हैं, दिस पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, एंड न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, 10 पावर माइनस 14 सेंटीमीटर, अभी हम लोग कवर किया। तो पॉजिटिव चार्ज का है सेंटर पे, और एटम कैसा है, स्फेरिकल। ठीक है, ये इन्होंने दो पॉइंट ले लिए। द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर व्हिच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, एंड एज वी स्टेटेड अर्लियर, since most of the rays goes straight through this atom, that's why most part of this atom is spherical, empty, and there is nothing around this. So what about the negative charge? नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को लेके रदरफोर्ड का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था, क्योंकि जो मेन चीज थी वो ये थी कि एटम है, हम पॉजिटिव रेज को यहाँ से पास करा रहे हैं, एंड पॉजिटिव रेज अगर पास होती जा रही है तो ये खाली है, जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पे हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को लेके इन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट में यानी थ्रू आउट देयर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, nothing can be done or nothing is done and nothing is observed as well। ठीक है, बिकॉज इन्होंने नेगेटिव को लेके ना ही कोई एफर्ट किया और ना ही उसको लेके इन्होंने कुछ इन्वेंट किया, ना ही कुछ बोला, तो अब नेगेटिव को ही अरेंज कहाँ करें। इतना तो क्लियर बोल दिया कि न्यूक्लियस जो वो सेंटर में है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमें वहीं से मिल रहा था। सो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए ये थोड़ा सोलर सिस्टम से इंस्पायर्ड हुए। अब इलेक्ट्रॉन कहीं इनका बन नहीं पाया, तो इन्होंने ये एज्यूम कर लिया, दिस इज जेन्युइन assumption और द प्रैक्टिकल एविडेंस, ये एज्यूम दैट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियर के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, और इन सर्कुलर पाथ को इन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट। ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली लाइक द सोलर सिस्टम, जहां पर न्यूक्लियस जो है वो हमारा इक्विवेलेंट टू द सन हो जाता है, क्योंकि सोलर सिस्टम के सेंटर पे क्या है, सन, और इलेक्ट्रॉन्स उसकी सराउंडिंग में हर तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने भी यही मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके हर तरफ रिवॉल्व करते हैं, एंड प्लैनेट भी फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, तो उन्होंने ये भी मान लिया कि ऑर्बिट भी जो सॉरी इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारा फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करेगा, एंड इनके फिक्स पाथ को उन्होंने नाम क्या दे दिया, द फिक्स पाथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑर्बिट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो भाई कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, यानी कि हमें रदरफोर्ड एटम में एक चीज क्या बतानी है, न्यूक्लियस क्या है, एंड दूसरा पॉइंट क्या बताना है कि ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट क्या है, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एंड बेस्ड ऑन दिस ये मॉडल हमारा किसकी तरह हो जाएगा, सोलर सिस्टम की तरह हो जाएगा। सिंस कैलकुलेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट था, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो 10 पावर माइनस 14 सेंटीमीटर आ गया, तो रेडियस ऑफ एटम कितना आएगा, 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हालांकि इस डेटा को बार बार लिखने की जरूरत आपको है नहीं। इज दैट क्लियर, बताए। ठीक है, किसी को कोई समस्या इन दोनों पॉइंट से, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट से? लिखिए फिर रदरफोर्ड एटम में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी।
सेकेंड पॉइंट लिखिए, द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर, द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर the positive charge is present at the center, which is called nucleus. The positive charge is present at the center, which is called nucleus. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए इसका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, electron revolve around the nucleus on fixed path, electron revolve around the nucleus on fixed path, these paths are called orbit. Electron revolve around the nucleus on fixed path, these paths are called orbit. These paths are called orbit. ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लीजिए। डन, हो गया सर? ठीक है, हाँ बताएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, देखिए वर्ल्ड में कई तरीके के फोर्स होते हैं। जैसे आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अर्थ की वजह से होता है, अर्थ या अदर प्लैनेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। ऐसे जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में जो फोर्स होगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जब न्यूक्लियस में आएंगे तो हम इसको इसी तरीके के फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। कहीं कुछ नहीं हो सकता तो वंडरवॉल फोर्स हो जाते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द फोर्स है। मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिपेल करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते हैं और इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, डू मेमोराइज कि अगर अट्रैक्शन है रिपल्सिव फोर्स चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में है देन इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगले साल पूरी यूनिट पढ़ोगे फिजिक्स में इसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, कहाँ पे कितना लगेगा, कितने ऑब्जेक्ट में कितना रहता है, या कहाँ कहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, बट आप इसके ऑर्डर में ऐसे याद रखिए कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इससे पीछे जो है वो हम उसको रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को, एंड देन सबसे पीछे हम रखते हैं ग्रेविटेशन फोर्स को। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो ये जो रदरफोर्ड का मॉडल आपने 2 दिन में पढ़ा, एक्सपेरिमेंट एंड सो ऑन, इसकी कुछ लिमिटेशंस आई। बहुत कुछ अच्छा था कि इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, इन्होंने ऑर्बिट के बारे में बता दिया, लेकिन किसी की सालों की मेहनत हम 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, सब कुछ सही था फिर भी कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है।
लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड ये एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। As planet is revolving around the sun, that is also can be termed as planetary model, जो मैंने आपको लिखवाया नहीं बट याद रखिएगा। तो अगर ये सब ऐसे ही चल रहा है तो प्लैनेट के पास तो कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करते करते इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन ने जब रिवॉल्व करना शुरू किया होगा तो इसके पास 100 जूल के अप्रॉक्स एनर्जी होगी, लेकिन जैसे जैसे ये रिवॉल्व करता जाएगा, वी आर रिज्यूमिंग दिस ओनली, जैसे जैसे ये रिवॉल्व करता रहेगा इसकी एनर्जी जो है वो खत्म होती रहेगी, और जब इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी तो ये न्यूक्लियस के पास आएगा और बाद में क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल, हेंस when they will revolve around the circular path, they must radiate their energy, and because of their radiation of the energy, at a time their energy will be zero, and since they have zero energy, now they cannot repel the attraction force exerted by the nucleus and they must fall down to the nucleus, ठीक है। यानी एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सुसाइड की तरह काम होना चाहिए कि पहले तो इलेक्ट्रॉन इसकी सराउंडिंग में घूमता रहेगा, जब भाई कुछ काम नहीं चला तो इलेक्ट्रॉन जो था वो न्यूक्लियस के पास जाके सुसाइड कर लेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन को यही करना चाहिए, एंड एट अ टाइम कुछ साल कुछ सदियों के बाद सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए। एंड अगर इस बेस पे हम एक कॉन्सेप्ट लगाए, क्योंकि ये चार्ज का केस है एंड चार्ज के केस में ऐसा ही होता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ हो रहा है तो एट अ टाइम यानी कुछ सालों के बाद कोई भी एलिमेंट के पास कैसा चार्ज होना चाहिए, केवल पॉजिटिव, क्योंकि इस पॉजिटिव ने तो सारे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समेट लिया। तो अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज राइट, फिर तो जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वही सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिर रहा है और इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर कोई बहुत सालों पुराना हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा होता तो बिल्कुल सही था, बट ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है जो हमारे पास एटम्स या एलिमेंट होते हैं उनके, ठीक है। इसमें कुछ सालों के बाद एलिमेंट जो है वो खुद खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो एटम है, जो एलिमेंट होते हैं, वो कुछ सालों के कई सालों तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी अगर हम मान लें कि पॉजिटिव सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये वाला जो उनका चार्ज का केस है वो अप्लाई होगा, ठीक है, जिसको कि आप क्या बोलते हो, क्लासिकल फिजिक्स। डू यू नो व्हाट इज द क्लासिकल फिजिक्स? क्लासिक, अच्छा, न्यूटन को जानते हो? न्यूटन का तो नाम सुना होगा ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। अगर न्यूटन ना होते तो तब हमें कैसे पता लगता है कि एप्पल जो है वो आसमान से गिरता है? हमें तो लगता था कि एप्पल नीचे से आएगा। दैट इज अलग थिंग है। मेजोरिटी ऑफ जो फिजिक्स है वो न्यूटन्स के लॉ पे चलती है। अप टू यू कैन से दैट कि 80% फिजिक्स जो है वो न्यूटन्स के रूल को फॉलो करती है, ठीक है। वो सारी फिजिक्स जो न्यूटन्स के प्रिंसिपल पे चलती है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अगर एक इंसान इस दुनिया में नहीं आता, दैट इज न्यूटन, तो फिजिक्स में कुछ था ही नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ है ही नहीं फिजिक्स में जो न्यूटन के बिना चल सके, क्योंकि उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट आता है वो तो इधर से हमारा अलग चल रहा है एंड वो भी इतना ज्यादा फिजिक्स का रोल नहीं करता। मेजोरिटी जैसे कि आप काइनेटिक्स पढ़ोगे तो न्यूटन्स लॉ लग रहा है, ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो भी न्यूटन्स का लॉ लग रहा है, ऑप्टिकल्स पढ़ोगे वहां भी न्यूटन्स का लॉ, न्यूटन के बिना तो फिजिक्स है ही नहीं, ठीक है। न्यूटन इज द डीएनए ऑफ द फिजिक्स, यू कैन से। तो वो सारी फिजिक्स जो न्यूटन्स के प्रिंसिपल पे वर्क करती है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली वैलिड ऑन द क्लासिकल फिजिक्स। डेवन, मैंने आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट का जो एप्लीकेबल पार्ट है या जो रिसर्च का पार्ट है वो केमिस्ट्री का पार्ट है। सो द कॉन्सेप्ट इज ऑफ द फिजिक्स, सिंस इट इज द पार्ट ऑफ द रिसर्च, दैट्स व्हाई वी डील इन द केमिस्ट्री। तो यहां से जब हम क्लासिकल फिजिक्स के साथ आएंगे तो ये कहानी होनी चाहिए कि यानी कुछ सालों में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके खुद का सुसाइड कर ले और खत्म हो जाए, बट ऐसा फिजिक्स कह रही है,
प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हुआ क्यों नहीं? ये हुआ क्यों नहीं, इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, प्रोटॉन में चार्ज है, तो इस रूल को ये फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। रदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। ठीक है, दिस इज द लिमिटेशन ओवर द रदरफोर्ड मॉडल, जिसको आप रॉन्गली बोलते हो फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। फेलियर नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, दैट इज वैलिड। पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, इट इज ऑल्सो राइट टिल नाउ। आगे पता नहीं आप में से कोई जाके उसे भी गलत कर दे तो हो सकता है दैट इज रॉन्ग। अभी तक तो यही सही है। सो दोनों पॉइंट सही है, बस एक चीज उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई, एंड दैट्स व्हाई। अब आप कहो कि एक चीज उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो मॉडल गलत हो गया। मॉडल गलत नहीं हो गया, ये उनके मॉडल की लिमिटेशन है कि उनके मॉडल में क्वेश्चन मार्क लगा रह गया कि आपने ये नहीं बता पाया। ठीक है, दिस वाज द लिमिटेशन। एंड लिमिटेशन क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी अपनी एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके खत्म हो जाना चाहिए, दैट इज सुसाइड हो जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं होता है, ये रदरफोर्ड मॉडल से हमें पता नहीं लगता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, according to classical physics, when a charged particle revolve on circular path, according to classical physics, when a charged particle revolve on circular path, then it must radiate energy. According to the classical physics, when a charged particle revolve on circular path, then it must radiate energy. Hence, electron must also radiate energy. Hence, electron must also radiate energy, and it must fall down in the nucleus. Hence, electron must also radiate energy and it must fall down in the nucleus. Because of this, because of this, atom must be unstable. Because of this, atom must be unstable. But practically, atom is stable. Because of this, atom must be unstable. But practically, the atom is stable. This, hence, electron must also radiate energy and it must fall down in the nucleus. Electron must also radiate energy and it must fall down in the nucleus. Because of this, atom must be unstable. Because of this, atom must be unstable. But unfortunately, because of this, atom must be unstable. But unfortunately, atom is stable. This contradiction cannot explain by Rutherford. This contradiction cannot explain by Rutherford. And so it is called limitation on Rutherford model. This contradiction cannot explain by Rutherford. Hence, it is said, it is called
लिमिटेशन ऑन रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, अगर किसी का कुछ छूट गया हो या कुछ मिस हो गया हो तो अप्रोक्सीमेट 1 या 2 आवर के बाद आपको रिकॉर्ड क्लास अवेलेबल होता है। एंड अगर आपको दोबारा से देखना हो तो आई वुड एडवाइज यू कि आप इसको 1.5x या 2x पे देखिए, तो कम टाइम में आपका फास्टर हो जाएगा। एंड बुक रीडिंग आप लोग कर रहे हो एनसीईआरटी से या नहीं? देखिए, आपके एनुअल एग्जाम जो है ना वो जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड कंपेरेटिवली अपना सिलेबस जो है वो 12 से ज्यादा होता है। तो मान के चलिए कि आपको सिलेबस जो है ना वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक फिनिश करना है। एटलीस्ट आपको 30 डेज या 45 डेज तो रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स के पेपर जो है वो जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ व्हाट इम्पैक्ट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कोविड? एंड आई थिंक कि दिवाली तक या अक्टूबर तक सबका वैक्सीनेशन तो हो ही जाएगा। एंड 11th 12th के बच्चे भी प्रायोरिटीज में हैं, जल्दी से जल्दी कराया जाए। तो वंस आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो अब आपको सोचो कि मेरा स्कूल क्लोज रहेगा या हमारे एग्जाम ऐसे ही चलते रहेंगे, तो ऐसा कुछ एडवांटेज आपको मिलने की उम्मीद तो कम ही है। ठीक है, जैसा इस साल के बच्चों को मिला है एडवांटेज, हालांकि एडवांटेज कितना है ये तो 12th के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। बिकॉज आई पर्सनली डोंट थिंक कि कोई एडवांटेज मिलने वाला है। बिकॉज मार्क्स जो जाएंगे वो प्री बोर्ड के बेस पे जाएंगे, एंड प्री बोर्ड के मार्क्स जो है वो बच्चों के ऑलरेडी कम होते हैं। तो अगर कोई स्कूल प्री बोर्ड दोबारा से करा लेता है देन इट विल बी वेरी गुड। अगर नहीं करा रहा है तो फिर मेरे सब्जेक्ट में इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 70 में से अप्रोक्सीमेट बच्चों के 50 में से 55 या 50 के नीचे ही होता है प्री बोर्ड में, बिकॉज वो इंस्टेंटली आपको कम मार्क्स दे जाता है। सो इस तरीके का कोई एडवांटेज आपको मिलने की उम्मीद कम ही रखिए। आपको ज्यादातर एग्जाम्स ऑफलाइन ही देने पड़ेंगे। एंड 11th जो है वो करियर बिल्डिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, हो सकता है मेजोरिटी आप में से किसी का टारगेट कुछ ना हो, लेकिन मेजोरिटी का टारगेट जो है वो साइंस लेने का मतलब हमारे पास डॉक्टर या इंजीनियर ही होता है। डॉक्टर एंड इंजीनियर, सम डॉक्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सीड एंड सम फ्रॉम द सेमी प्राइवेट। ठीक है, एंड रेयरेस्ट ऑफ द फ्रॉम द प्राइवेट। एंड सेम फॉर द इंजीनियरिंग, टारगेट तो अपना आईआईटी एनआईटी ही होता है, बाकी किस्मत जहां ले दे। ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए आईआईटी तो सीट देता नहीं है। सो आई अगेन रिपीटिंग यू कि आप जो पढ़ रहे हो एंड स्पेशली इन केमिस्ट्री स्टार्टिंग का 3 लेसन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, पहला वाला छोड़ दिया मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये 3 लेसन जो है वो आपके केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कॉम्पिटिटिव में आपके 10 से 15 क्वेश्चन करा देते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको ये 3 लेसन बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे से मीन्स हमें इनकी कॉन्सेप्ट पता हो, जरूरी नहीं कि रदरफोर्ड पे लिखने को है तो हमें 5 नंबर के अकॉर्डिंग पता ही हो व्हाट द रदरफोर्ड मॉडल इज एक्सक्लूसिवली सेइंग, और इसका जो कंक्लूडरी पार्ट होता है वो हमें पता हो। ठीक है, कि रदरफोर्ड मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि अभी न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। ठीक है, या इसका रेडियस कितना होता है, दैट्स इट। ठीक है, अब डिट्टो जब सब्जेक्टिव एग्जाम लिखना होता है तब तो फिर हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना ही होता है। अदरवाइज इट इज सफिशिएंट कि रदरफोर्ड मॉडल में रेडियस क्या था या इसकी वैल्यू क्या थी। तो इस तरीके से दिस लेसन, इसके बाद आपके पीरियोडिक टेबल आएंगे, जिसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 लेसन जो है वो आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ये 3 लेसन बचे हुए 20 to 25 लेसन इंक्लूडिंग क्लास 12 डिसाइड कर देते हैं कि आपकी केमिस्ट्री कैसी है। ठीक है, एंड सेम विल बी एप्लीकेबल इन द फिजिक्स आल्सो। आपका शुरुआत होता है काइनेटिक्स से, एंड काइनेटिक्स डिसाइड कर देता है कि अब आपको फिजिक्स में क्या होने वाला है, क्योंकि आगे उन्हीं लेसन्स के प्रिंसिपल लगेंगे। तो आप आगे जाके भले ही रिलैक्स हो जाइएगा, मीन्स आफ्टर 3 लेसन हम आज नहीं पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ रहे हैं, बट अभी जब तक आपकी 3 लेसन है तब तक थोड़ा ज्यादा एक्सगरेशन आपको दिखाना है, थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखानी है, थोड़ा एथिसिज्म दिखाना है। एंड आफ्टर ऑल यू आर साइंस स्टूडेंट, तो आप तो आम आदमियों से वैसे ही अलग है। ठीक है, थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे हम लोग कल करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो वो कल आके पहले पूछ ले या मेरे से मैसेज में पूछ ले। ठीक है, थैंक यू, वेलकम बेटा।